हेलो फ्रेंड्स, हम घटना चक्र के इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम घटना चक्र के जितने भी इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के PIQs होंगे, इन सबको कई पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में, कई वीडियो में हम सारे PIQs को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, UP PCS और RO और बहुत सारे जो भी जिस भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं वो सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ की एक अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप सारे वीडियो एक सीक्वेंस वाइज स्टार्टिंग से देख लीजिएगा और लगभग 20-30 मिनट्स या जितने भी मिनट्स की वीडियोस रहेगी और वो आपको मिलेगी इसकी एक इंडियन एंड पॉलिटिक गवर्नेंस की प्लेलिस्ट में। सो आज से हम इंडियन पॉलिटिक्स के PIQs स्टार्ट करते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़। सो स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और फ्रेंड्स, हिस्ट्री की एक सीरीज़ चल रही है, वो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे हिस्ट्री के PIQs हैं। अभी ये नई प्लेलिस्ट बन जाएगी, उसमें सारे पॉलिटी के PIQs होंगे और भी ज्योग्राफी के, साइंस एंड टेक के, इन सब की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें सारे PIQs को कंप्लीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी तो हमने केवल हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की प्लेलिस्ट बनाई है। आगे साइंस की, जनरल साइंस की, ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक्स की, इन सब की भी प्लेलिस्ट बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, हम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के पहले कुछ इंट्रोडक्शंस हैं, उनको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे PIQs दिए होंगे उसको पढ़ते हैं। पहले ये शॉर्ट्स नोट्स देख लेते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड द गवर्नेंस, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास्ड फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1773 and 1853. Act passed under the British Crown Rules 1858 and 1947. जो एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, फिर उसके बाद से 1858 के बाद से जब वो सब कुछ ट्रांसफ़र क्राउन के हो गया था, तो क्राउन ने जो एक्ट पास किया उसके बारे में। तो एक्ट पास्ड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज 1773 to 1853. Regulating Act 1753 designated the Governor of Bengal's foreign hostings for the Governor General of Bengal's and subsumed the presidencies of Madras and Bombay under the Bengal controls. Governor Generals provided with executive councils of 4 to assist him military and non-military decisions, which would be majority of councils. Governor Generals vote only in case of a tie. So friend, Regulating Act 1773 के तहत जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हॉस्टिक थे, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और जो उनकी जो प्रेसिडेंसीज बॉम्बे और मद्रास की थी वो उनके अंडर में कर दी गई और जो भी डिसीजंस, और एक काउंसिल्स बना दी गई, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना गई 4 लोगों की, जो भी मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिसीजंस होगी वो मेजॉरिटी के तहत, उस काउंसिल्स के तहत ली जाएगी। अगर इन केस टाई होता है तो गवर्नर जनरल वोट कर सकते हैं। A Supreme Courts of India's
A Supreme Court which had the Chief Justice and the 3 other judges was established at Fort William in Calcutta. In the year 1774 by this act. The act prohibited the servants of the companies for engaging in private trades or accepting gifts and bribes from the Indians. British government extended the controls over the companies through the Court of Directors, governing bodies of companies, to report on its revenue, civil and military affairs. So, friends, Supreme Court, which is Chief Justice and 3 other judges, was established at Fort William in Calcutta in 1774. ये जो एक्ट्स था वो प्रोहिबिट करता था किसी को भी, कोई भी कंपनी का मेंबर्स जो होगा, द एक्ट्स प्रोहिबिट सर्वेंट ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन प्राइवेट ट्रेड, किसी भी कोई प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होना था और कोई भी गिफ्ट्स या ब्राइब्स नहीं ले सकता था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि वो कंट्रोल करे जो कंपनीज़ हैं उसके रेवेन्यूज़ और इस पे। सो उन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तरह के ज़रिए वो अपना कंट्रोल रखना चाहती थी। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एंड 1774 के बाद उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल्स एंड द पॉलिसीज फंक्शंस ऑफ द कंपनीज। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स was created for political matters and the court of directors controls the commercial affairs. Board of controls was comprised 6. तो पिट्स इंडिया एक्ट्स आया 1784 में, वो अलग कर दिया कॉमर्शियल्स एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा क्रिएटेड फॉर द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा वो कॉमर्शियल्स व्यापार से रिलेटेड जितने भी होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स पॉलिटिकल्स मैटर्स को देखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 पीपल्स थे। फिर एक्ट आया 1786, एक्ट ऑफ 1786 provided the governor general could overrules council of matters of importance affecting the safety, peace or interest of the empires in India. Governor General was granted power of a commander-in-chief. Lord Cornwallis was the first Governor General to enjoy these powers. And Charter Act 1793 further extended the commercial monopoly of the company another 20 years. Charter Act 1813 for the first time made provision of 1 lakh rupees per year to be spent on the education of Indians. तो जो चार्टर एक्ट 1793 था उसने एक्सटेंड कर दिया कॉमर्शियल मोनोपोली ऑफ द कंपनी की मोनोपोली फॉर 20 ईयर्स के लिए, 20 साल के लिए बढ़ा दिया। और जो चार्टर एक्ट 1830 आया था फर्स्ट टाइम्स, चार्टर एक्ट 1830 में प्रोविज़न किया गया था कि 1 लाख रुपये पर साल गवर्नमेंट इंडियन एजुकेशन के लिए खर्च करेगी। इट इंडेड कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड्स ऑल्दो द मोनोपोली ओवर ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड ऑफ चाइना कॉन्टिन्यूड। जो चार्टर एक्ट 1813 आया था तो चार्टर एक्ट 1793 आया था, उसमें तो उनको पूरी तरह मोनोपोली दी गई थी, कॉमर्शियल मोनोपोली दे दी गई थी ऑफ कंपनी फॉर अनदर 20 ईयर के लिए। लेकिन जो फिर चार्टर एक्ट 1813 आया उसमें 1 लाख प्रोविज़न किया गया था इंडियन एजुकेशन के लिए। और एक ये प्रोविज़न किया गया था कि जो कंपनी की मोनोपोली थी वो ख़त्म कर दी गई थी। केवल 2 जगह उसको मोनोपोली दी गई थी, ट्रेड ऑफ टी एंड ट्रेड विथ चाइना कॉन्टिन्यूड। तो ट्रेड ऑफ टी और ट्रेड ऑफ चाइना
ही कंटिन्यू रखी गई थी और जो भी थी उसकी मोनोपोली ख़त्म कर दी गई थी। फिर उसके बाद चार्टर एक्ट 1813 के बाद आता है चार्टर एक्ट 1833, मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया and vested him all civil and military powers. Lord William Bentinck became the first Governor General of India. It ended the activities of East India Companies as a commercial body, which became purely administrative body. A legal members, 4 members, which included an executive councils of the Governor Generals. Macaulay was the first legal members. So Charter Act 1830 में भी ये बदलाव हुए कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वेस्टेड ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। अब वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, वो पूरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के होगा। और पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन हुए? लॉर्ड विलियम बेंटिक को पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। इट ended the activities of the commercials, और जो ये क्या ख़त्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी की कॉमर्शियल बॉडी, और ये पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी हो गई। अब केवल व्यापार ही नहीं करेगा, वो इंडिया के पूरे एरिया में वो एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह काम करेंगे। लीगल मेंबर्स, 4 members was included एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स एंड मकौले को पहला लीगल मेंबर बनाया गया। फिर चार्टर एक्ट 1853 आता है। चार्टर एक्ट 1853 सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव्स एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स। इट एस्टैब्लिश्ड अ सेपरेट इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द लॉ मेकिंग्स एंड इंट्रोड्यूस्ड द ओपन कॉम्पिटिशंस सिस्टम फॉर सिलेक्शन ऑफ एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। तो फ्रेंड्स, जो चार्टर 1853 था वो फर्स्ट टाइम्स लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट कर दिया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस थे, काम करने का तरीके था, उसको सेपरेट कर दिया ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इट एस्टेब्लिश अ सेपरेट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर लॉ मेकिंग, और इसने इस्टेब्लिश किया सेंट्रल लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग, कानून बनाने के लिए उन्होंने एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया। सो चार्टर एक्ट 1853 के तहत लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को के लिए एक सेपरेट कर दिया गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को। और ये पहला ही चार्टर एक्ट 1853 में ही पहली बार ओपन कंपटीशन हुआ सिलेक्शन फॉर सिविल सर्वेंट्स की। तो चार्टर एक्ट 1853, ये कुछ इम्पोर्टेंट चार्टर एक्ट्स थे जो एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट हैं और पूछे भी जाते हैं, इनके मेन पॉइंट्स भी। सो अब फ्रेंड्स, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन मेड्स टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ था। द प्रोविजंस फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट फोर्ट विलियम कलकत्ता was made regulating Act 1773, which was established in 1774. Sir Elijah M. Fay was first Chief Justice of Supreme Court. तो फ्रेंड्स, पहली बार सुप्रीम कोर्ट का प्रोविज़न चार्टर एक्ट नहीं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाया गया और वो 1774 में इस्टेब्लिश हो गया। और पहले सर इलिजा एम फे वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सर इलिजा एम फे थे। क्वेश्चन सेकंड, विथ रेफरेंस टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट।
Supreme Court of Calcutta was established regulating Act 1773. Lemaister was the first Chief Justice of Court. So friends, अभी हमने पढ़ा कि जो सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, तो पहला सही है, लेकिन दूसरा जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे वो सर इलिजा एम्फे थे, ना कि लेमेस्टर. सो ऑप्शन ए ओनली वन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 and select the correct answer from the quotes given below the list. Establishment of Board of Control, establishment of Supreme Court, permission of missionaries to work in English missionaries to work in India, appointment of law members in the governor. So friend, establishment of Board of Controls था पिट्स इंडिया एक्ट्स में हुआ था 1784 में. तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था. और सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और ये इफेक्ट हुआ था 1774 में. और इंग्लिश परमिशंस ऑफ इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडियाज, सो ये चार्टर एक्ट 1813 में ही आया था. चार्टर एक्ट 1813 में जो मिशनरीज को अलाउ कर दिया गया था कि वो आकर के परमिशंस ऑफ इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडियाज. तो 18 चार्टर एक्ट 1813 में. अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ members in the governor councils, charter act 1883 में. So option B is correct. Regulating act 1773, establishment of supreme court. Pitt's India Act 1784, establishment of board of controls. Charter Act 1813, permissions to English missionaries to work in India's. Charter Act 1883 or 1833, appointment of the law members in the Governor General's councils. Question 4. Which of the following led to the introductions of the English education in India? तो अभी हमने देखा कि चार्टर एक्ट 1813 में ही था, ये सही है. जनरल कमिटीज ऑन पब्लिक इंस्ट्रक्शंस भी सही है. ओरिएंटलिस्ट एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी, ऑप्शन डी इसका सही होगा. तो चार्टर एक्ट 1813 होगा. जनरल कमेटी और पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1833 होगा. ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सीज. ईस्ट इंडिया कंपनीज डिस्करेज ओरिएंटल एजुकेशंस एंड promoted Western educations. In Charter Act 1813, there was also provisions that companies should invest rupees 1 lakh years on the educations of Indians. In 1823, General's Committee Public Instructions was constitutes which responsibilities to grant 1 lakh. The Oriental Anglistic controversy was a controversy regarding natures of education that British East India Companies was to impart to the local populations in its territory. H.T. Princeps and Dr. H.H. Wilson supported Orientalist educations and Anglicist, which led by Charles Trevelyan, who advocate for imparting of the Western education through medium of English. Due to the rule of Governor General William Bentix, 1828 1835, on March 7, 1835, the proposals of Lord Macaulay
was accepted and English language was accepted as a medium of higher education. Question 5. By which acts British East India had abolished the monopoly of East India Company's trade in India's export and China trade? So, Charter Act 1813. Charter Act 1813 ने मोनोपोली को ख़त्म कर दिया था। सो चार्टर एक्ट 1813 ने ही जो कंपनी की मोनोपोली थी उसको ख़त्म कर दिया और केवल 2 जगह इसको मोनोपोली दी, एक्सपेक्ट टी एंड चाइना ट्रेड्स। The trades monopoly of East India Company was abolished by Charter Act 1830 except trade in tea and China. It is asserted the sovereignties of the British Crown over the Indian territories held by the company. The Act also empowers local governments to impose taxes and punish those who did not pay. While Charter Act 1813 abolished commercial roles of East India companies and allowed East India companies to perform political functions only in future. Question 6. Which acts British Parliament abolished the East India Company monopoly over the trade in India's? Charter Act 1830. The Charter Act 1830 is deprived the companies of its monopoly over trade with India, but still enjoy its monopoly of the trade with in China and the trade with tea. Question 7. Consider the following statements about the Charter Act 1830. It ended the trade monopoly of East India companies in India except trade of tea and trade of China's. सही है. It asserted the sovereignty of the British crowns over the Indian territory held by the companies. The revenue of India's were now controlled by the British parliaments. Show option first and second. It asserted the sovereignty of the British crowns over the Indian territories held by the companies. So options first and second करूँगा. Trade of monopoly of East India companies was abolished except trade in tea and China through Charter Act 1830. Through these acts, trade monopoly of East India companies in India was abolished except trade in tea and China through Charter Act 1813. Through this act, sovereignties of the British Crown over the Indian territories was asserted. Thus, statement first and second true, and statement third is not true because the acts kept right over the territories' revenue under the East India Company for the next 20 years. The Indian revenue was brought under direct control of British parliaments. The Act 1858, when the designations of Secretary of the State was made under the British Cabinet, which under specials to help him to revenue administrations, the Indian Councils of India's.
which acts for the first times made it possible for Indians to take some shares in administrations for the countries. So, Charter Act 1833. Section 87 was one of the most important sections of the Charter Act 1833. It stated that no persons of India or the crowns would be debarred from any post or services under the companies on the ground of religions, place of birth, descents or color or any of them. Subsequently, Section 87 of the Act 1833 become the foundations for the demands of participations of the Indians in administrations during the political movement. So friends, the constitutions डेवलपमेंट्स ऑफ इंडियाज़ के जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, लगभग 8 क्वेश्चंस थे, वो हमने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्ट्स पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन्स इसको कंप्लीट करेंगे। और वीडियो भी लगभग 26 मिनट्स की हो गई है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स के PYQs दे रखे हैं, जैसे कि चैप्टर्स लगभग इसमें 42 है मिसलेनियस को लेकर के, हम सारे को ही कंप्लीट करेंगे कई वीडियोस में। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स। Thank you.